हेलो दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका वायरल पेपर रहने वाला है। दोस्तों 7 मार्च 2024 को जब आप पेपर देने जाओगे, 7 मार्च 2024 को यही पेपर मिलेगा। ये 200% की दोस्तों गारंटी है। पूरा ये पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले सारा क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट में हमारा ए सेक्शन रहेगा, यानी कि एक खंड रहेगा, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन से संबंधित है। तो भाप इंजन है वो जेम्स वाट वैज्ञानिक थे, इनसे संबंधित रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो 1780 में जो बंगाल गजट पत्रिका थी वो क्या थी? दोस्तों साप्ताहिक बंगाल गजट पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो भारत का 27% जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर मैदानी पूछा जाए तो 43% यहां पर आप कर दीजिएगा। ठीक है। अगला है, सरिस्का बांध रिजर्व स्थित है। तो सरिस्का बांध रिजर्व की अगर हम बात करें तो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में रहने वाला है। तो देखो सरिस्का बांध जो रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित रहने वाला है। दोस्तों ये आपका वीडियो जो है 70 नंबर पक्का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला। ठीक है। 100 नहीं 200% गारंटी यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। पूरी वीडियो को आपको फुल वीडियो वॉच करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो विश्व में चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत का दूसरा स्थान यहां पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, पाइपलाइन है, समुद्री है। तो देखो जल परिवहन की अगर हम बात करें तो पाइपलाइन का उससे संबंध रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंगली किस देश की राजभाषा? ठीक है। ये आपको बताना है कि सिंगली जो है वो किस देश की राजभाषा रहेगी। तो श्रीलंका जो है वो इसकी राजभाषा क्या रहेगी? सिंगली रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या। ठीक है। तो संविधान की अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या तो वहां पर कितनी है? 22 बताई गई है। कितनी है? तो रहने वाला आंसर आपका 22 रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात वो रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? 943 रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखो बहुजन समाजवादी जो पार्टी के जो संस्थापक थे काशीराम थे। कौन थे? काशीराम थे। इन्होंने क्या किया था? बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और उनका संस्थापक रहे हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो हमारा रहेगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करना है आपको, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो देखो बेटा, अगला अगर हम बात करें कि एक वस्तु का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन किस क्षेत्र से संबंधित है वो प्राथमिक क्षेत्र आता है। किससे आता है? प्राथमिक क्षेत्र से आता है। ठीक है। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो ध्यान देना, देखो ऋण की अगर बात करें तो बैंक से संबंधित होता है। अगर आगे हम बात करें साहूकार से भी संबंधित होता है और सहकारी समिति। ये तीनों अगर हम बात करें इन तीनों की तो ये किससे संबंधित है? ये बैंक से संबंधित है, बैंक के ऋण औपचारिक से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कौन शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम को निर्धारित करता है तो WTO। अब अगर बात करें हम WTO की तो WTO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को क्या करता है? निर्धारित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिएगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ही कॉपी में इस तरीके से हेडिंग डालनी है, रेगिस्तानों की पूर्ति, और इस तरीके से ही आपको उतारना है। जिसका जो आंसर रहेगा ना वो इस तरीके से डॉट डॉट करके बीच में लिखना है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से ही आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है और इस तरीके से सबका आंसर आपको देना है। इस तरीके से ये आप देख सकते हो, इस तरीके से ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भाई सबका आंसर सॉल्व करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, बंबई में पहली कपड़ा मिल लगी थी। तो बंबई में पहला जो कपड़ा मिल कब लगाया गया? तो अगर इसकी बात करें 1854 में लगाया था। कब लगाया गया था? 1854 में। अगर डेट पूछा जाए कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब कितनी तारीख को लगाया गया तो 22 फरवरी आप कर सकते हो। क्या है? 22 फरवरी कर नहीं सकते यार, है ये 22 फरवरी। तो ठीक है। अगला है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। अगर गुलामगिरी पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, उसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके यहाँ पर आंसर रह जाएगा, क्या रहेगा? ज्योतिबा फूले। क्या रह जाएगा? ज्योतिबा फूले। यहाँ पर आपका
वह फूले आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिबा फूले यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कच्चा तेल गैर खालिस्तान संसाधन है, तो कच्चा तेल की अगर हम बात करें तो कच्चा जो तेल रहेगा वो गैर नवीनीकरण संसाधन है। कैसा रहेगा यहाँ पर, नवीनीकरण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और त्रिवेकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, त्रिवेकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको खालिस्तान कहा जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो जैसे विभिन्न देश है यानी कि दो देश है, उनके बीच में जो परस्पर संबंध है और उनका तीव्र जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रोमणी अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से। अब श्रोमणी अकाली दल का जो संबंध था वो किस राज्य से है वो आपको बताना है, तो वो किस राज्य से है, पंजाब से। किससे है, पंजाब से इसका आंसर रहेगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब में पाया जाता है, इसका मुख्य संबंध पंजाब से ही है। खालिस्तान, अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता को निहित करती है, तो अंतिम शक्ति कौन करती है, तो यहां पर आ जाएगा आपका लोकतंत्र। क्या आ जाएगा भाई, लोकतंत्र आपका यहां आ जाएगा कि लोकतंत्र जो है वो शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता को ही निहित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से खालिस्तान को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो भाखला नांगल जो बांध है, कौन सा बांध है, भाखला नांगल। यहाँ पर हम लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, आप लोग सारे नोट कर लीजिएगा। नागल जो बांध है, भाखला नागल जो बांध है, इसको क्या कहा था, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्या कहा था, भारत का आधुनिक मंदिर कहा गया था। ठीक है, अब आपकी अति लघुआत्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट हो गए और ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और आपको बस एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन सबका आपको यहाँ पर दे देना है। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके, परिभाषा है, मान लीजिए यहाँ पर है बेगार क्या है। तो देखो बेगार का मतलब होता है कि बिना मूल्य दिए किसी से श्रम करवाना। ठीक है, बिना मूल्य दिए कार्य करना, बिना मूल्य दिए श्रम करना, ये क्या कहलाता है, बेगार कहलाता है। मान लो किसी ने आपसे कार्य करवाया, मान लो किसी ने आपसे खेत में काम करवा लिया, अब उसका आपको एक भी रुपया नहीं दिया, तो उसको क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। मतलब बिना मूल्य के किसी का काम करना को बेगार कहा जाता है। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट साल्ट क्या है। अब देखो फ्लाइट साल्ट की अगर हम बात करें तो फ्लाइट साल्ट है एक मशीन है, क्या एक मशीन है, और इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1733 में इस मशीन का आविष्कार हुआ। अब ये किसकी मशीन है, क्या वर्क ये करती है, तो देखो जो फ्लाइट साल्ट जॉन के द्वारा, एक वैज्ञानिक थे जॉन, कौन था, जॉन था, फ्लाइट साल्ट जॉन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था इस मशीन का, और इसका जो काम होता है कपड़े की बुनाई के लिए किया जाता है। अगर आप इसकी सीधी सी परिभाषा लिखोगे तो फ्लाइट साल्ट जॉन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, 1733 में किया था, और ये इसका कार्य क्या है, कपड़ों की बुनाई के लिए इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आप इस यहाँ पर मतलब नोट कर लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, स्पीजिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। ओनली वैज्ञानिक का नाम लिखना, ज्यादा कुछ झंझट नहीं करना, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, सीधी सी बात। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के आपको नाम लिखने। अब देखो सरकार के अगर हम विभिन्न अंगों की बात करें, मतलब सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं वो आपको बताने। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना है ना। सरकार के ओनली 3 अंग होते हैं, मतलब एक तो होता है विधायिका, क्या होता है, विधायिका होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, है ना। एक होता है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका होता है, और एक होता है आपका न्यायपालिका। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर ये पाया जाता है, ये होता है न्यायपालिका। ये सरकार के क्या होते हैं दोस्तों, विभिन्न अंग होते हैं। तीनों के नाम लिखना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो, देखो वर्ण व्यवस्था क्या होता है, ये स्त्रीकरण का, एक समाज की स्त्रीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर उनके स्तर को विभाजित किया जाता है। यानी कि उनकी जो, जैसे कोई फैमिली है, वो कुछ फैमिली क्या होती है, परिवार होते हैं, वो गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, है ना। अब जो उनको क्या होता है कि उन दोनों का जो विभाजन, गरीब और अमीर जो होते हैं, उनका क्या है कि उनकी आर्थिक क्षमता जो होती है उसके आधार पर ही उनको विभाजित किया जाता है, उनकी जो आय होती है उसके आधार पर। ठीक है, ये आपका रहेगा। और राजनीतिक दलों को मान्य चुनाव चिन्ह को आवंटित करता है तो वो सरकार करती है, ये आपका रहेगा। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर आपका हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद क्या है भाई, इसको परिभाषित कीजिए। अब अगर हम सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी के नाम से जाना जाता है, जीडीपी के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ी सी परिभाषा लिखनी, ज्यादा कोई आपको लॉन्ग आंसर इसका नहीं लिखना। अगला आएगा, वे कंपनियां जिनका रोजगार एक से अधिक देशों में होता क्या कहलाती है। अब देखो एक से अधिक देशों में उनका व्यापार हो रहा है, मतलब उनका कारोबार चल रहा है, तो वो ऐसी जो कंपनियां होती है, बहुत ही बड़ी कंपनियां होती है, और उन कंपनियों को क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी।
बहुराष्ट्रीय कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है। ठीक है, तो वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, अगला है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1973 में ये लागू किया गया था, 1973 इसका आंसर। आपको भाई सिंपल वे में आंसर दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में लिखना है। एक मन आपको लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण होता है जो मानव के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है कि ये एक अवांछनीय ध्वनि होती है जो मानव के मस्तिष्क को बहुत तरीके से हानि पहुंचाती है। ठीक है, उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पर 20 सेक्शन आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और लघुआत्मक क्वेश्चन से हो गए स्टार्ट। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड में ही आपको आंसर देना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। साइमन कमिश्नर भारत क्यों आया, क्योंकि भाई साइमन कमिश्नर जो था वो 7 ब्रिटिश संसाधनों का एक समूह था। क्या था, 7 ब्रिटिश संसाधनों का समूह था जिसका जो गठन किया गया था वो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। भारत के संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका जो मुख्य जो कार्य था वो माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। अब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमिश्नर भारत आया। तो पहली बात तो ये कि साइमन कमिश्नर भारत कब आए, तो आपको डेट लिख देनी है कि 3 फरवरी जो था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो थे वो भारत आए। और लोगों की मतलब भारतीय आंदोलन जो कारी थे उन्हें साइमन कमीशन को वापस आ जाओ का नारा जमकर उनका विरोध किया और उन्होंने ही आग्रह किया, तब साइमन कमिश्नर भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण जो संस्कृति है ने भारत राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किस तरीके से किया। तो मुद्रण संस्कृति थी, उन्होंने भारत के विकास में, उसके राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ज्यादा योगदान किया था। क्योंकि पहले मुद्रण संस्कृति से पहले की अगर हम बात करें तो वहां उस समय भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही नाजुक थी, जब ये मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद का विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अगर देखो सत्ता नहीं होगी तो किसी भी मतलब देश का मतलब किसी भी राज्य का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यार सत्ता की साझेदारी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगला है किन्हीं 2 प्रधावों का जिक्र करो जिन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने हैं। तो उन 2 जो प्रधान है आपके उनका बस ओनली आपको जिक्र करना है कि भाई इसके कारण ये बना है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्र दलों में सुधार के कोई 2 बिंदु का उल्लेख करो। अब राजनीतिक जो दल है उनमें जो सुधार हुआ है उनके 2 बिंदुओं का ओनली आपको उल्लेख करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां बताइए। तो आपको ओनली लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां बतानी है कि लोकतंत्र की वजह से। अब देखो लोकतंत्र की अगर हमने एक तो हम यहीं पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्त स्थान आया था ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोकतंत्र शासन प्रणाली की अंतिम शक्ति जनता को निहित करती है। तो ये पॉइंट अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में तो इस पॉइंट को तो कम से कम आप नोट कर लिख ही सकते हो। ठीक है, ये तो आप नोट कर सकते हो और यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, ये आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ से हमारा हो गया। अब आता धारणीयता का विकास का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन हमारा धारणता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणता विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विदेशी जो व्यापार हो रहे हैं यानी कि एक कंपनियां मतलब एक देश में कंपनी एक दूसरे देशों में क्या हो रहा है कि व्यापार हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी हुई है, तो उनके बारे में आपको बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। अब भाई 1986 में जब निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, सुरक्षा जो अधिनियम था उसमें क्यों जरूरत पड़ी, इसकी क्या कारण रहे हैं, तो वो आपको समझाने। 2 नंबर के हिसाब से ही समझाना, ऐसा नहीं ज्यादा क्या भर भर के लिख रहे हो, भर भर के नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए। तो मृदा को पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि यार ऊबड़ खाबड़ होता है एक तो, और वहां क्या होता है कि उनके रोकथाम के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, वहां क्या हो रहा है कि एक तो वनों का हानि हो रही है, उस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेल परिवहन के द्वारा विस्तार आर्थिक एवं हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ है, इसका कारण क्या है। अब कम हुआ है पर्वतीय क्षेत्र, ये शहरी जो नगरीय विकास के कारण भी हुआ है क्योंकि नगरों का विकास हो रहा है, पहाड़ों को कम किया जा रहा है, तो इसलिए ये भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है सी सेक्शन, यहाँ पर आपका रहेगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, मतलब यहाँ पर 100 वर्ड के आंसर आपको लिखने हैं। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। चावल की जो खेती होती है मतलब आपको ये भी बताना है किस फसल में चावल उगता है। ठीक है,
ये भी बताना है। और फिर ये जो भौगोलिक स्थिति है इसके लिए क्या रहती है, पानी की व्यवस्था इसके लिए कैसी रहती है, कहाँ कहाँ पर चावल की खेती की जाती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगला क्वेश्चन इसके अथवा में आएगा, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। दोनों में से एक ही आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों कर दिए तो आपको मतलब ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। कोई ये सोचे तो भाई देखो 3 नंबर का है तो 3 ही नंबर मिलेंगे, इन दोनों में से ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा रहेगा 1929 में, ठीक है। 1929 में महामंदी को समझाते हुए 2 कारण उल्लेख करना है। यानी कि आप कह सकते हो कि महामंदी की अगर आपसे देखो यहां पर एक चीज और बता देते हैं आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर आपका आ सकता है। कैसा आ सकता है कि महामंदी की शुरुआत कब हुई, तो महामंदी की जो शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी, और इसके उल्लेख कीजिए क्योंकि इसको 2 कारण आपको बताने। पता है जब महामंदी को से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत खराब स्थिति रही थी, ठीक है। तो महामंदी को समझाते उसके 2 कारण आपको बता देने कि क्यों महामंदी की जरूरत पड़ी, इसकी स्थापना कब हुई, वो सारी चीजें यहां पर आपको समझाना है, ठीक है। अगला है गिरमिटिया प्रथा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ बताना है और इसके लिए आपको इसके वितरणों के आधार पर इनके हालातों के बारे में थोड़ा सा समझा देना है। अथवा में आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको चूज करना है, जो आपको सबसे अच्छा आता है वही आपको करना है। अगला है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में संविधान संशोधन से पहले भारत की आर्थिक जो स्थितियों के अंतर के बारे में ये आपको बताना है। फिर बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी के 2 कारण क्या है, देखो ये आपको बताना है। बेरोजगारी के लिए आपको इसके उल्लेख कर देना है कि अभी आपको ये भी बता देना है कि राजस्थान में प्रेजेंट में कितनी बेरोजगारी, किस तरीके के क्या क्या कारण रहे बेरोजगारी के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देनी है। सामाजिक क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों में अंतर बताना है। अब इसमें 5 देखो 3 नंबर का है तो कम से कम दोनों की अगर हम बात करें तो 2 में 9 में कम से कम 5 अंतर तो भाई आपको बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका डी ऑप्शन रहेगा, 200-250 में आंसर देना। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके रहेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चंस रहेंगे, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से ही आपको समझाना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखनी है, विनिमय वस्तु के दोष इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको, और मुद्रा के कार्य मतलब इन दोनों पर ही आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अगला इसमें ये साख से आप क्या समझते हैं और इसके भारत में औपचारिक क्षेत्रों में साख की व्यवस्थाओं दीजिए, तो या आप इसको भी लिख सकते हो, दोनों में अथवा में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात भारत में आए बदलावों का आपको वर्णन करना है। अब पहले तो ये बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके बाद में जो बदलाव आए उसके बारे में बताना। फ्रांसीसी क्रांति जब नहीं हुई थी उससे पहले क्या व्यवस्था थी, वो सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देनी है, अच्छे से समझा देनी है, ठीक है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास शेष यूरोप की तुलना किस प्रकार से भिन्न की गई थी, तो ये भी चीज आपको अच्छे से समझा देनी है, ठीक है। ये आपको समझा देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की यार अगर हम बात करें तो वो हमारा ये रहेगा, मैप का क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, कि दिए गए मानचित्र का आपको यहाँ पर बताना है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित कोयला खानों को आपको बताना कि ये कहाँ कहाँ पर पाई गई है, उनको आपको दर्शा देना अच्छी तरीके से। 2 मानचित्र दिए जाएंगे, या तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो या आप इस वाले क्वेश्चन को, मतलब जो आपको सबसे अच्छा आता है वही आपको करना है, ठीक है। इसमें ये मानचित्र आपको मिल जाएगा, वहीं पर हो गया, सारे पॉइंट जो रहेंगे वो सारे आपको वहीं पर दर्शा देने हैं, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। यही पेपर आपको 7 मार्च 2024 को देखने को मिलने वाला है और 200% की ये गारंटी रहने वाली, क्योंकि यही पेपर आप जब आप पेपर देने जाओगे 7 मार्च 2024 को तो यही मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।